नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ विसर्ग संधि। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात यानी बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि के नियम, विसर्ग का ओ कब होता है जानते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी वर्ग यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे कवर्ग से ग घ ङ, चवर्ग से ज झ य, टवर्ग से ड ढ ण, तवर्ग से द ध न और पवर्ग से ब भ म या य र ल व ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण यानी परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे अधः जमा गति, विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद जो क्वर्ग का तीसरा वर्ण ग है तो रूपांतरण ओ में हो गया अधोगति। तपः जमा वन, विसर्ग के बाद व है तो रूपांतरण ओ में तपोवन। वय जमा वृद्ध, विसर्ग के बाद व है तो रूपांतरण ओ में वयोवृद्ध। तेजः जमा राशि, विसर्ग के बाद र है तो रूपांतरण ओ में तेजो राशि। यशः जमा दा, विसर्ग के बाद जो है त्वर्ग का तीसरा वर्ण है त थ द तो रूपांतरण ओ में यशोदा। विसर्ग का र, विसर्ग से पहले यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर हो, विसर्ग से पूर्व जो है अ आ को छोड़कर बाकी जो 9 स्वर बचते हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए और बाद में कोई स्वर, यानी यहाँ पर जो 11 स्वर दिए गए हैं अ से औ तक, वो कोई भी आ सकता है। किसी वर्ग का यानी क्वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण यानी परिवर्तन र में हो जाता है। र हलंत है यानी र आधा होगा, र रेफ के रूप में प्रयोग होगा। उदाहरण आशी जमावाद, विसर्ग से पूर्व आप स्वर देख रहे होंगे, बड़ी ई है, उसके बाद जो है वह है रूपांतरण रेफ र आशीर्वाद। दू जमा लाभ, विसर्ग से पूर्व छोटा ऊ स्वर है पर उसके बाद जो है ल है, रूपांतरण रेफ र आधा है दुर्लभ। दू जमा वासना, विसर्ग से पूर्व छोटा ऊ है, उसके बाद व है तो रूपांतरण रेफ र आधा र दुर्वासना। नी जमायात, विसर्ग से पूर्व छोटी ई है, उसके बाद य है तो रूपांतरण निर्यात। नी जमा धन, विसर्ग से पूर्व छोटी ई है, उसके बाद जो है ध, तवर्ग से है चौथा वर्ण त थ द ध तो रूपांतरण रेफ र निर्धन। विसर्ग का श, विसर्ग से पूर्व यदि कोई स्वर हो, जो 11 स्वर है कोई भी हो सकता है, और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण हरि जमा चंद्र, विसर्ग से पूर्व छोटी ई है, स्वर है और विसर्ग के बाद च है तो उसका श हो गया हरिश्चंद्र। ये टाइपिंग में इस तरह से आ नहीं पाता है बच्चों कि श आधा अलग से आएगा, च अलग से आएगा। मैं आपको बोलकर बता देती हूँ किसको किस प्रकार लिख सकते हैं। ह र में छोटी ई, श आधा, च के ऊपर अनुस्वार, द के पैर में र, हरिश्चंद्र। दू जमा चक्र, द में छोटा ऊ है यानी स्वर है, उसके पश्चात च है तो इसका रूपांतरण श में होगा दुष्चक्र। द में छोटा ऊ, आधा श, च, क के पैर में र, दुष्चक्र। दुशासन, द में छोटा ऊ है, स्वर है, उसके बाद जो है श है तो इसका रूपांतरण श, आधा श के रूप में दुशासन। यहाँ पर आया है बच्चों आधा श, आप देख सकते हैं। नि जमा छल, न में छोटी ई है यानी स्वर है, उसके पश्चात छ है तो रूपांतरण आधा श निश्चल। विसर्ग का स, विसर्ग के बाद में यदि त, स या क हो तो विसर्ग का रूपांतरण स में हो जाता है। किस प्रकार देखते हैं। नि जमा संतान, तो आप देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद क्या कहा गया, या तो त आएगा आधा
या स आएगा या क आएगा तो आधे स के रूप में बदल जाएगा। तो विसर्ग के बाद स है तो आगे जो है स आधा हो गया है निसंतान। नमः जमाते विसर्ग के बाद त है तो उसका रूपांतरण आधा स में हो गया है नमस्ते। दू जमातर विसर्ग के बाद त है तो रूपांतरण आधा स में हुआ है दुस्तर। पूरह जमाकार विसर्ग के बाद क है तो रूपांतरण जो है आधा स के रूप में हुआ है पुरस्कार। विसर्ग का श कब होता है? विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, सिर्फ दो ही स्वर यहाँ पर बताए गए हैं कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ पहले दो वर्ण उठाए गए हैं बच्चों में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श होगा। जैसे आविह जमाकार तो ऊपर नियम में बताया गया छोटी ई हो तो आप देख सकते व में छोटी ई का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात क है जिसका रूपांतरण जो है पेट कटा श के रूप में हो गया है आविष्कार। दू जमा परिणाम द में छोटा ऊ है, यही ऊपर नियम में हमें बताया गया है। इसका विसर्ग के पश्चात प है, रूपांतरण आधा श के रूप में हुआ है दुष्परिणाम। नी जमा ठुर न में छोटी ई है, उसके विसर्ग के पश्चात ठ है, रूपांतरण आधा श निष्ठुर। चतुः जमा पाद छोटा ऊ के बाद प है चतुष्पाद। धनु जमा टंकार छोटा ऊ के बाद ट है, रूपांतरण आधा श पे हुआ है धनुष्टंकार। नी जमा फल न में छोटी ई है, उसके पश्चात फ है, रूपांतरण आधा श में हुआ है निष्फल। विसर्ग का लोप यानी विसर्ग का छिप जाना वो कौन से नियम है? जब हमें कुछ एक उदाहरणों में जो है विसर्ग का लोप देखने को मिलता है। विसर्ग से पूर्व अ या आ हो, ये नियम है। शर्त बताएगी कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, अ आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर होगा तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। आप देख सकते हैं अतः जमा ए विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर है ए है तो विसर्ग का लोप हो गया, बाकी शब्द वैसे के वैसे आगे। अतएव पूरब स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप कब हो जाता है देखते हैं। विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के आगे अगर र आता है तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाएगा, छिप जाएगा और उस विसर्ग का पूरब स्वर, उससे पहले जो स्वर प्रयोग किया जाएगा वो दीर्घ हो जाएगा, यानी अगर उसमें छोटी मात्रा है तो वो मात्रा बड़ी हो जाएगी। वो किस प्रकार उदाहरण में देखते हैं। नी जमा रोग तो आप देख रहे होंगे न में छोटी की मात्रा है जो बाद में परिवर्तित होकर जो है बड़ी हो गई निरोग। ये आपको ऊपर जो है नियम में बताया गया है कि उस विसर्ग का पूरब स्वर जो है क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर जो है मात्राएं दीर्घ हो गई है। नी जमा रस नीरस न में पहले छोटी की मात्रा थी, बाद में जो है बड़ी की हो गई। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग से परे क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग से पहले अ आता है और विसर्ग के बाद क या प आता है तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं आएगा। विसर्ग जो है वैसा का वैसा जो है आगे शब्द में प्रयोग होगा। जैसे अंतः जमाकाल विसर्ग से पूर्व अ आया है और विसर्ग के बाद जो है क आया है तो इसको आगे जाकर वैसे लिख देंगे हम अंतःकाल। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।